हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब भैया वही फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं जो क्लास 11 में किया करते थे। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट मैच करते थे, जो मैच करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता था। वही वाले चैप्टर वापस से करने वाले हैं भैया। क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ जी हाँ, वही वाले चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल्ड वे में। बिकॉज अब 11 12 के निब्बा निब्बी नहीं रहे हो तुम लोग। तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अब बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले हो चुके हो। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे अब। और सीयू को तो बिल्कुल हल्का में मत लेना, वरना सीयू तुमको हल्का में ले लेगा। कितना बार ये डायलॉग चेपे हैं हम, बोलो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा ये चैप्टर को स्टार्ट करते करते ही कि अगर तुमने अभी तक सेमेस्टर 1 का फ्री बैचेस ज्वाइन नहीं किए हो तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो भैया। 6 स्टेप्स को फॉलो करो, बैठे मत रहो। 6 स्टेप्स को फॉलो करो और आ जाओ हमारे सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीकों से खत्म किया था। वो सब सारे चैप्टर्स तुमको देखने हैं, अपने बैकलॉग्स को देख लो और आ जाओ हमारे बैच में। वेलकम है तुम्हारा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये शुरुआत करता हूं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कोई आर्ट स्ट्रीम वाला देख रहा है या कोई साइंस स्ट्रीम वाला देख रहा है जो अभी बीकॉम में कन्वर्ट हो चुका है, वो लोग भी बिल्कुल बेसिक से समझेगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा। कॉमर्स वाले से ज्यादा वो लोग अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स वाले का क्या है, 11 12 में जो भी उल्टा पुल्टा सीखा है उसको मेरे को रिमूव करना है पहले और उसको नया तरीके से इंस्टॉल करना है। लेकिन आर्ट्स वाले का क्या है, एकदम फ्रेश माइंड आएगा और फ्रेश मतलब ये तरीके से आएगा, इसीलिए इंस्टॉल करने में मेरे को इजी लगेगा। तो आप लोग सब समझ सकते हैं, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाइएगा। बस ये लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहिए। सबसे पहले बताइए कि भैया फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है। तो मैं बताऊंगा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है ना, वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या भैया कि 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 1 अप्रैल से जो होता है ना, वो साल शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है और 1 अप्रैल से एक नया बुक खोला जाता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी ड्यूरेशन में ना फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बनना शुरू होता है। ट्रेडिंग पीएल तो पूरा साल बनता रहता है, ट्रेडिंग और पीएल तो पूरा पूरा साल बनता रहता है। और जो बैलेंस शीट है ना, वो 31 मार्च के दिन ही बनता है, एज ऑन 31 मार्च। मैं क्या आपको यहां पे बैकग्राउंड दे दिया हूं? बिल्कुल। ट्रेडिंग पीएल पूरा साल बनता है और मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं काम बोलूं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तैयारी चलता ही रहता है और 31 मार्च को बैलेंस शीट बना के क्लोज हो जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर फाइनल अकाउंट्स को यहां पे मैं अगर आपको क्लासिफाई करके दिखाऊं, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स के भी ना 2 टाइप होते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के 2 टाइप होते हैं। बिजनेस स्टडीज में तो पढ़ा होगा ना तुम लोग रे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? अकेला व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है उसका फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, कंपनी का नहीं बना रहे। गलती से भी मत समझना कंपनी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि यहां पे देख कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में ना 2 टाइप होता है, 2 टाइप का अकाउंट बनता है। सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, किसका बताओ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। और दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, ठीक है। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्क क्या है और कौन सा हमारा सिलेबस में है? भैया मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही आपके सिलेबस में है।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आपके सिलेबस में है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, लेकिन हम लोग स्टार्ट ना इससे करेंगे, स्टार्ट इससे करेंगे। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या आता है। अच्छा, बचपन में हम लोग फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से करते थे पता है? क्या क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में? 3 स्टेजेस होते थे, पता है ना? क्या बनाते थे उसमें? सबसे पहले बनाते थे भैया यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, जो बनाने में हमको बहुत आनंद आता था। दिन रात खाली पागल जैसे खाली फाइनल अकाउंट से बनाते रहते थे, है ना? इसके बाद हम लोग बनाते थे पीएल अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएल अकाउंट बोलते थे, लेकिन पूरा नाम तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसके बाद भैया हम लोग बनाते थे यहां पे बैलेंस शीट। ठीक है, समझ आया? अरे छोरा छोरी, समझ में आया तुम लोगों को? कमेंट सेक्शन में छोरा छोरी बोलो। चलो, तो यहां पे देखो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोग क्या क्या बनाते हैं पता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मतलब कि जो बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से है, जो बिजनेस सिर्फ खरीदी और बेची वाला काम करता है, सिर्फ खरीदता है किसी से और बेच देता है, वो बिजनेस, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या अकाउंट बनाएगा? वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, पीएल अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर है। 11-12 में आप लोग यही किए हो बाबू, और इसी के बेस पर आप लोग बोल रहे हो फाइनल अकाउंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। सुन लो थोड़ी बात मेरी। अब यहां पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो यहां पे है, ये एक नया टाइप आया है। इसमें ना 4 अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट नहीं। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनेगा ही, लेकिन सबसे पहले बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनेगा बाबू? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये लिखना है भैया? नहीं नहीं, इसको तो फ्रेम करा के अपने घर में यहां पे चिपका देना है, लिखना विखना नहीं है। क्या होगा अगर फेल हो गए तो? क्या होगा अगर सप्ली लग गया तो? एक ही बार ना सप्ली लगेगा। ठीक है, लिखना है इसको, जो मैं लिख रहा हूं उसको पूरा पूरी लिखना है, अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसके बाद यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में तो आप लोगों को बाबू पता ही है, बैलेंस अकाउंट लिख दिए हम। देखो, बैलेंस शीट यहां पे लिखो। चलो, बैलेंस शीट। तो यहां पे देखो, हम लोग लास्ट में क्या बनाते हैं? हम लोग लास्ट में बाबू बनाते हैं बैलेंस शीट। भैया हमको ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है वो हम लोग अगले स्तर पर देखेंगे, लेकिन सबसे मेन रोल क्या है, एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है पता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से सबसे मेन यहां पे सीखना है तुम लोगों को। तुम ऐसे ही बोल रहे हो ट्रेडिंग आता है, पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, अभी ऐसा ऐसा एंट्री दिखाएंगे ना जो तुम बेहोश हो जाओगे सीधा। ठीक है, तो पहले मेरा बात सुन लो। अच्छा, आप लोगों को क्या पता है कि ट्रेडिंग से जीपी निकलता है ना एनपी निकलता है? भैया इतना तो भाई, इतना तो आप मत सिखाइए, हम लोगों को पता है। ट्रेडिंग से यहां पे जीपी निकलता है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है बाबू? साइंस वाला आर्ट्स वाला सुन लो, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पीएल अकाउंट से भैया क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, और बैलेंस शीट से तो आप लोगों को पता ही है कि मैच करना पड़ता है, सिंपल सा बात है। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग यहां पे जज करते हैं, बैलेंस शीट से क्या जज करते हैं कि फर्म का, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये जज करने के लिए हम लोग नॉर्मली यहां पे क्या बनाते हैं बाबू? फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, सिंपली आप लोग समझ गए। ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पीएल अकाउंट बना के क्या होता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। बैलेंस शीट बना के क्या होता है बाबू? फाइनेंशियल पोजीशन निकलता है। अब आप लोग ना मेरे साथ फॉर्मेट लिखेंगे, सर आता है हमको, सर आता है हमको, आता है। अरे नहीं आता है तुमको, तुम लिखो जल्दी से, बकैती मत करो मेरे साथ, सब कुछ तुमको आता ही रहता है। आओ, एकदम कंजूसी वंजूसी किया तो इधर मतलब घर में आके पीटेंगे तुमको। चलो आओ, चलो यहां पे देखो, इस तरह से फॉर्मेट अच्छे से सुंदर से बनाना, जैसे चित्र
मतलब जैसे चित्र वित्र सुंदर से बनाते हो ना अपना बाबू लोगों का, वैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा सुंदर से बनाना और थोड़ा सा लंबा लाइन खींच लेना, एक पेज का लाइन खींच लेना, पूरा एक पेज बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जितना भी पॉसिबल रहेगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे टैकल हो जाएगा एक बार में, है कि नहीं। सिखाने का तरीका है भैया, ऐसे ही नहीं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा ही बनाइएगा, ओके। आइए लिख लेते हैं अभी। ये देखिए ट्रेडिंग का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, 11-12 में जानते हैं, लेकिन हम तो साइंस और आर्ट्स वाले को बता रहे हैं। ट्रेडिंग का फॉर्मेट जानते हो ना बाबू तुम लोग, पर्टिकुलर्स लिखने का, सबसे पहले क्या लिखने का, क्या सर, पर्टिकुलर्स, हाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ओके। यहां पे देखिए साइंस आर्ट्स वालों अमाउंट लिखते हैं, कॉमर्स वालों को तो सब पता ही है, अंतर्यामी बनते रहते हैं ये लोग। चलिए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। यहां पे आप लोग यहां पे इस तरह से सुंदर से लिख दीजिएगा, यहां पे रुपीस का कॉलम बनाना मत भूलना तुम लोग, ठीक है। चलो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है भैया बताइए। ये बट भैया हम लोग ट्रेडिंग और पीएल तो एक साथ करते थे, एक साथ सब में करेंगे, लेकिन फॉर्मेट एक पहले बना लो, पहले फॉर्मेट बना लो। यहां पे देखो नाम क्या होगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 डॉट। सिंपल सा बात है, जो ईयर रहेगा वही वही डालना पड़ेगा। जैसे 31 मार्च 2017 रहा तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नॉर्मली आप लोग समझ गए ये बात, डेबिट डॉक्टर और यहाँ पे कंपाउंडर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर लिखना डीआर और यहाँ पे कंपाउंडर लिखना। क्या अकाउंट सिखा रहे हैं सर आप, यहाँ इसको तो डेबिट बोलते हैं, तो पता है जब तुमको तो लिखो डीआर, ठीक है। यहाँ पे डीआर होगा, यहाँ पे सीआर होगा। फॉर्मेट मेंटेन पक्का से करना, ओके। नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए आप लोग सबसे पहले डेबिट में लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का जो सामान बच जाता है उसको क्या तुम फेंक दोगे क्या, पिछले साल का जो बिजनेस का सामान बच गया, स्टॉक बच गया, उसको क्या फेंक दोगे, नहीं सर नहीं फेंकेंगे। इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट बिजनेस ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको ना हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद क्या है टू परचेज। फॉर्मेट बनाते जाइए मेरे साथ, टू परचेज। परचेज को याद रखना हमेशा भीतर वाला कॉलम में लिखना, बिकॉज परचेज में ना बहुत सारा ट्रांजेक्शन रहता है। परचेज में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो रिटर्न हो सकता है। परचेज रिटर्न अगर कोई करके गया, मतलब परचेज रिटर्न अगर तुम किए, उसको माइनस करना पड़ेगा ना परचेज से, परचेज से माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, लेस करोगे ड्राइंग्स। अगर प्रोप्राइटर अपना ही बिजनेस से स्टॉक लेके गया, अपना ही बिजनेस से गुड्स लेके गया, अगर प्रोप्राइटर अपना ही बिजनेस से अपना ही गुड्स लेके चला गया अपने घर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ड्राइंग्स। तुमको पता होना चाहिए, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाला बेसिक करवाए हैं, अगर तुमको अभी भी आइडिया नहीं है तो प्लीज जाकर उसको देखो। इसके बाद देखो डोनेशन। कौन सा डोनेशन सर, जो हम दे के आते हैं कॉलेज वॉलेज में, नहीं नहीं वो सब वो सारा डोनेशन नहीं, वो सारा डोनेशन नहीं। तो ये कौन सा डोनेशन है सर, ये आप बता दीजिए, क्लियरली बताइए। तो नॉर्मली हम लोग जो गरीब गरीब बच्चों को कुछ डोनेट कर दिए, अपने बिजनेस का, मेरा स्टॉक है, मान लीजिए मेरा बिजनेस का कुछ स्टॉक है, स्टॉक मतलब मान लीजिए मैं कुरकुरा का पैकेट बनाता हूं, कुरकुरा का पैकेट, तो अगर मैं गरीब बच्चों को 100 पैकेट दान दे दिया तो उसको लेस करना पड़ेगा ना। और हम लोग परचेज गुड्स का ही करते हैं, तो गुड्स अगर दान दे दिए तो उसको लेस करना पड़ेगा, तो लेस यहां पे डोनेशन होगा, लेस लिख दीजिए सेल्स प्रमोशन, ठीक है। समझ रहे हैं कि ऐसे ही ऐसे लिख रहे हैं, लेस लिख दीजिए एबनॉर्मल लॉस,
जो लॉस क्या रहता है, एबनॉर्मल रहता है। क्या रहता है बाबू, एबनॉर्मल रहता है। तो वो लॉस आप लोग लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस मतलब जिसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एबनॉर्मल वाले बच्चे लोगों को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते ना, तो वही उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, जिस लॉस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है। अरे क्या हंसा रहे हैं सर। इसके बाद लिखिए बाई सेल्स। कहां पे लिखेंगे बाई सेल्स, बाई सेल्स लिखेंगे भैया यहां पे क्रेडिट में, भीतर का कॉलम में लिख दीजिए, भीतर का कॉलम में माइनस कीजिए रिटर्न। कौन सा रिटर्न सर, अरे जो सेल रिटर्न किए है बुड़बक, उसको यहां पे रिटर्न कर दो, अंदर के कॉलम में लिख दो, और इसको यहां पे बाहर कर दो। ठीक है, रिटर्न मतलब, रिटर्न में अगर लिखता हूं तो रिटर्न मतलब क्या होता है बाबू पता है आपको, सेल्स रिटर्न। परचेज में अगर मैंने माइनस रिटर्न कर दिया तो वो क्या है पता है, परचेज रिटर्न। ओके, इसके बाद क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके बाद रहेगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में बच जाएगा ना कुछ स्टॉक, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, क्लोजिंग स्टॉक। तो AS2 बोलता है, AS2 मतलब क्या है बाबू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का दो ठो वैल्यू दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट भी दिया रहेगा और NRV भी दिया रहेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया रहेगा, तो उसमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा ना, कॉस्ट और NRV में से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा ना, उसको ले लेने का, बिल्कुल सोचने का नहीं। तो एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, NRV मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पक्का से लिख लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, वेट कर रहा हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो NRV मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है उसको क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ता है। ये फॉर्मेट है। बस खत्म हो गया सर, नहीं अभी तो और है, अभी तो और है, पहले लिखो, अभी लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में आता है। जो एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में आता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। आइए सबसे पहले यहां पे लिखिएगा बाबू फ्रेट। फ्रेट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, इसके बाद लिखिएगा लोडिंग अनलोडिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, फ्रेट की वजह से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो पाता है जो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये समझ जाओ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री वाला एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टली जिससे प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको नॉर्मली हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, फ्रेट बोल सकते हैं, कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं। अच्छा फॉर्मेट हमको बढ़ाने दीजिए, पहले फॉर्मेट छोटा पड़ गया, देख देख रहे हैं दोस्तों, हम बोले थे ना पूरा पेज का बनाओ, तुम बनाए हो कि नहीं, तुम्हारा भी छोटा पड़ जाएगा वरना फिर बहुत दिक्कत होगा तुमको। इतना तो हो जाना चाहिए, फिर भी बढ़ा देते हैं। चलिए आइए, आइए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर वेट करने का क्षमता नहीं है तब क्या आप बोले, आपको बताइए, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है हमको, मेरे खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप लोग इतना इतना फ्री का एजुकेशन और इतना क्वालिटी एजुकेशन को कदर नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए मुझको बुरा नहीं लगता है। चलिए आइए, लोडिंग अनलोडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया बाबू, यहाँ पे फ्रेट आया, कैरेज इनवर्ड आया, लोडिंग अनलोडिंग आया। इसको याद रखिएगा आप लोग। ऑक्ट्रॉय अभी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन सीयू का कोई भरोसा नहीं, ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय दे देगा। ये एक प्रकार का टैक्स था, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, अभी नहीं आना चाहिए ऑक्ट्रॉय, अभी तो जीएसटी आ चुका है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए पावर एंड फ्यूल। देखिए ये सब
आप लोग समझ पा रहे हैं, ये सब सब फैक्ट्री वाला एक्सपेंस है, ये सब ऑफिस एक्सपेंस एक भी लग रहा है। फ्रेट क्या ऑफिस एक्सपेंस है? कैरेज इनवर्ड ऑफिस। लोडिंग अनलोडिंग कहां होता है बाबू? लोडिंग अनलोडिंग तो फैक्ट्री में होता है। पावर एंड फ्यूल कहां खर्चा होता है? फैक्ट्री में होता है। वेजेस का आप लोग बोल सकते हैं, तो वेजेस कहां पे देते हैं? लेबर को दिहाड़ी कहां पे देते हैं? लेबर लोग जो दिहाड़ी लगाता है वो दिहाड़ी कहां पे देते हैं? उसको फैक्ट्री में ही देते हैं ना। इसके बाद लिखिए कमीशन ऑन परचेज। कमीशन ऑन परचेज बाबू एक बात याद रखिएगा, कमीशन ऑन परचेज हमेशा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और कमीशन ऑन सेल्स हमेशा आता है पीएल अकाउंट में। ठीक है, आप लोग सेल्स के कॉलम में जाके लिख देते हैं, उसको मत लिखिएगा। इसके बाद लिखिए गैस वाटर एंड फ्यूल। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कि नहीं बताइए? गैस वाटर एंड फ्यूल फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इसके बाद कुछ भी यहां पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दीजिए। नॉर्मली इस तरह से भी आ सकता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का खर्चा कहां पे लिखेंगे भैया? वो डेबिट में लिखेंगे, दिखाई तो दे रहा है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लोग कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और जो भी जो मतलब जहां से पैसा आ रहा है, जहां से पैसा आ रहा है सेल करके यहां पे पैसा आता है कि नहीं आता है, तो वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल सा ट्रिक जान लो। तो बाई सेल लेस रिटर्न कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक कर दिए यहां पे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कर दिए और यहां पे आप लोग क्या लिखिएगा? बाई ग्रॉस लॉस। अगर लॉस होता है ना तो हम लोग इस तरफ लिखते हैं बाई ग्रॉस लॉस, और यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, आप लोग क्रेडिट में लिखिएगा ग्रॉस लॉस, लेकिन डेबिट में क्या लिखिएगा बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट में आप लोग क्या लिखिएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसका मतलब भैया क्या बोलना चाहें आप प्लीज क्लियरिफाई कीजिए। मान लीजिए बाबू कि आपका क्रेडिट साइड भरा है। मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड भरा है। क्रेडिट साइड मतलब समझते हैं ना, वो जो ये जो सीआर वाला साइड है, ये साइड भरा है। तो आपको वो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है ना, तो डिफरेंस वाला अमाउंट यहां पे लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका क्रेडिट साइड भरा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर आपका डेबिट साइड भरा है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे वैसे वैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है इन सब सारे बातों पर। ठीक है, फॉर्मेट तो थोड़ा सा बड़ा बना दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसी को क्लोज कर दीजिए। नॉर्मली आप लोग अगर फुल पेज का फॉर्मेट बनाए होंगे तो आप लोगों का सलट गया होगा इतना में। ठीक है, पीएल का फॉर्मेट बनाने चलते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले ना मैं कुछ आपको यहां पे फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं। मेरे साथ आप लोग लिखिए। मैं आपको बताया क्लास 11 12 जैसा फाइनल अकाउंट्स है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला फाइनल अकाउंट्स है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब सारा बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप बताइए तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। आप लोगों को क्लियर है ये बात? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा भैया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाले? सेल्स तो हम लोग को पता है सेल्स क्या होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाले ये बता दीजिए। तो सुनो, सीओजीएस को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या करते थे? परचेज ऐड करते थे ना, तो ओपनिंग स्टॉक को परचेज के साथ ऐड कर दो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहां पे ऐड कर दो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहां पे ऐड कर दो, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या कर दो बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपका क्या निकल जाएगा? सीओजीएस निकल जाएगा भैया। सीओजीएस कैसे निकलते हैं भैया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप लोग करिएगा तो आपका निकल जाएगा सीओजीएस। ओके, आप लोग इसके बाद एंट्रीज हम सिखाएंगे, जर्नल एंट्रीज। अच्छा दोस्तों,
सबसे पहले ना हम लोग ना पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पे आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में दिखाएंगे और कैसा कैसा क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा, वो सब सब बताएंगे। ठीक है, बस आप इतना लिख लीजिए, जितना अभी तक लिखवाए ना उतना पॉज करके लिख लीजिए एक बार। मैं ऊपर कर देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग लिख लिए होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर कर देता हूं, लिखिए। यहां से आप लोगों को लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको लिखिए। लिख लिए होंगे। जो लोग टीचर्स डे विश कर रहे हैं मुझे, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के वजह से ही हम हैं यहाँ पे। आप लोगों को गाइड करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द विशेस। आप लोग जो विश किए हैं, जो लोग भी विश किए हैं, उन लोगों को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं। थैंक यू। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले ना पीएल का फॉर्मेट जानेंगे कि पीएल का फॉर्मेट भैया क्या होता है। तो यहां पे देखिए, ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो हम लोग जान लिए हैं। आपको बताए भी थे कि फाइनल अकाउंट्स के कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, लिखवाए भी थे। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पीएल, एक होता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो भैया आप लोग बता दिए। अब हमको पीएल का फॉर्मेट जानना है, तो लो जान लो, मैं तुमको बताने के लिए रेडी हूं। आ जाओ। थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मेट वापस से टाल लीजिएगा, एक पेज का फॉर्मेट कम से कम टानिएगा। ओके, चलिए। और एक जो है ना, आप लोग यहां पे अमाउंट का कॉलम भी टाल लीजिएगा, लेकिन मैं इस बार अमाउंट का कॉलम नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप लोग यहां पे अमाउंट का कॉलम बनाइएगा। मतलब ये जो एरिया रहने वाला है ना, ये एरिया में एक कॉलम बना लीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट का एक कॉलम रहना चाहिए। ओके, फिर ही आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, और उसी फॉर्मेट में ही करना है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है या तो ग्रॉस लॉस होता है, उसको ना बॉट डाउन करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है बाबू, बॉट डाउन करना पड़ता है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में हुआ है, मान लीजिए डेबिट में जब होता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा यहां पे ले आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। जैसे कि आप लोग लिखे थे ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ब्रैकेट में लिखे थे ना, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताइए। हाँ सर, हाँ लिखे थे, याद आ गया सर, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट हम लोग तो लिखे थे। तो इसे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, सॉरी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हम लोग लिखे थे, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यहां पे अगर होता है तो बीडी करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, सिंपल सा अमाउंट में यहां पे टिक कर दीजिए, क्योंकि अमाउंट तो अभी है ही नहीं। अच्छा, ग्रॉस लॉस है तो भैया कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर ग्रॉस लॉस रहेगा तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाएगा। ग्रॉस लॉस कहां पे दिखाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो ग्रॉस लॉस को यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो टू ग्रॉस लॉस बी बाई डी। ठीक है, बीडी मतलब होता है बॉट डाउन। एक सिंपल सा आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सीडी के नीचे बीडी का दुकान, सीडी के नीचे बीडी का दुकान। तो यहां पे देखिए सीडी है, उसके नीचे यहां पे बीडी का दुकान। अब अलग मतलब मत निकालना है इसका, ठीक है, मैंने तुमको बस ट्रिक दिया है, सीडी के नीचे बीडी का दुकान। चलो अब लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस है ना। एक बात याद रखिएगा, पीएल में क्या होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। सिंपल सा बात रखिएगा मेरा बात, कि एक्सपेंसेस जो होता है ना, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम जो होता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ये एक कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए, यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। अगर आप लोग जान गए ये ट्रिक तो समझ गए, आपको रट्टाफिकेशन नहीं मारना पड़ेगा। सिंपल सा बात है कि
एक्सपेंसेस मतलब पीएल में कौन सा एक्सपेंसेस आएगा? पीएल में हमेशा ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा। कौन सा एक्सपेंस आएगा? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। आप लोग देख के पहचान जाइएगा कौन सा ऑफिस रिलेटेड है, कौन सा फैक्ट्री रिलेटेड है। ट्रेडिंग में क्या आएगा? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। और पीएल में क्या आएगा? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस या तो ऑफिस रिलेटेड इनकम। पीएल में यहाँ पे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस आएगा या तो ऑफिस रिलेटेड इनकम आएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए आइए, सबसे पहले एक्सपेंसेस लिखते हैं। सैलरी आप देते हो कि लेते हो? अरे अपन लोग बहुत बड़े आदमी है, सैलरी देते हैं, सैलरी लेते नहीं है। इसके बाद टू रेंट, ये एक्सपेंस है, ये एक ऑफिस का एक्सपेंस है। इसके बाद लिखिए टू कम्युनिकेशन, लिखते जाइए अभी, ये भी एक एक्सपेंस है। इसके बाद लिखिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिख दीजिए, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, अगर मान लीजिए ऑफिस में प्रिंट करने के लिए भेजा है या तो स्टेशनरी खरीदने के लिए भेजा है तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं ना ऑफिस का। टू इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर रहता है, लेकिन ये तो फैक्ट्री का भी हो सकता है, तो फैक्ट्री मेंशन क्या होगा तभी करना, वरना मत लिखना, वरना ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, वरना इसको पीएल में ही डालना। ठीक है बाबू, होशियारी मत करने जाना, वरना तुम्हारे साथ होशियारी कर देगा ये लोग। अगर तुम्हारे साथ होशियारी करेगा तब समझ लेना फिर। टू लीगल एक्सपेंस, लिखते जाइए बस। टू रिपेयर्स, अगर कोई मशीनरी का रिपेयर किए तो क्या ये तुम्हारा ऑफिस एक्सपेंस है। ओके। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हम लोग ना पीएल में भी लेते हैं, बताएंगे आपको, आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले तो फॉर्मेट आप लोग लिखिए, उसके बाद आप लोगों को सब बताया जाएगा कितना इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट भी एक ऑफिस का एक्सपेंस होता है। भैया ऑफिस का एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट कर दीजिए, ऑफिस का इनकम होता है वो तो क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल, आपने बताया था कि भैया ऑफिस का जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट कर दीजिए और ऑफिस का जो इनकम होता है वो क्रेडिट कर दीजिए, सीधा बात है। इसके बाद टू सेल्स प्रमोशन, जो लोग नहीं लिखेगा उसको पाप चढ़ेगा, सिंपल सा बात है। अब क्या पाप चढ़ेगा समझ लो तुम अपना। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड भैया यहां पे हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन कैरेज आउटवर्ड मालिक यहां पे लिखते हैं इधर पीएल में। ठीक है बाबू, समझा तुम? समझा ना? इसके बाद लिखिए टू बैड डेट, मतलब कोई पैसा लेके भाग गया, कोई हमारा गुड्स लेके भाग गया। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं और मेरे से कोई 20,000 का उधार ले लिया और वो चला गया अमेरिका, फिर वो पैसा मेरा क्या है? बुड़ गया ना। वो पैसा मेरा क्या हो गया? वो पैसा मेरा बैड डेट हो चुका है, वो पैसा मेरा बैड डेट हो चुका है। इसके बाद लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख दिए। इसके बाद लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू लॉस बाय फायर थेफ्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं एक्सपेंसेस साइड का। ये एक्सपेंस साइड है, ये कौन सा साइड है बाबू? ये एक्सपेंस साइड है भैया, हमें पता चल गया ये क्या साइड है? एक्सपेंस साइड है। एक्सपेंस साइड में यहां पे डेबिट करते हैं नॉर्मली। और अभी इनकम्स लिखने जा रहे हैं, इनकम्स क्या क्या होता है वो भी आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीप्ट। क्या लिखेंगे? बाय डिस्काउंट रिसीप्ट। छोटा में लिखा हूं, तुम छोटा में मत लिखना, ठीक है। बाय कमीशन इनकम, बाय कमीशन इनकम, ठीक है। डिस्काउंट अगर तुमको रिसीव हुआ है, कमीशन तुमको अगर हुआ है तो वो सारे तो इनकम है ना। इसके बाद लिखो बाय बैंक इंटरेस्ट, बैंक की तरफ से तुमको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला बाबू, क्या मिला है? इंटरेस्ट।
बाय डिविडेंड इनकम, बाय डिविडेंड इनकम, क्या बाबू, बाय डिविडेंड इनकम, ये सब सब इनकम है। बाय रेंट इनकम, बाय रेंट इनकम, इसके बाद नॉन एबनॉर्मल लॉसेस। अच्छा, यहां पे सीधा लिख दीजिए बाय प्रॉफिट ऑन, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। टिक टिक जरूर करते जाइएगा एक एक करके, ठीक है। टिक मतलब हो गया अमाउंट, कुछ अमाउंट, ओके। इसके बाद लिखिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो तुम्हारा क्या है, इनकम है भैया। रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट किया, अगर तुमको प्रॉफिट हो गया तो वो क्या है, इनकम है भैया। चलिए, तो आपको किस तरह से करना है, अभी आपको नॉर्मली यहां पे लिखना है, सिंपल सा बात है। आपको यहां पे क्या लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी सॉरी सॉरी, उनको पता है हम गलत किया, सॉरी, टू नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, सी बाई डी, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और अगर उस साइड छोटा आया, उस साइड अगर छोटा है, अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहां पे लिखेंगे नेट लॉस, यहां पे मतलब लॉस हो गया, सी बाई डी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा बात है। अच्छा, सी बाई डी बी बाई डी में अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो सीधा सा याद रखना कि सीडी के नीचे बीडी का दुकान, सिंपल। चलिए, शर्मा तो ऐसे रहे जैसे अरे कुछ किया ही नहीं, एकदम दूध का धुला हुआ तुम लोग बच्चे हो, बाप रे बाप, इतना मत शर्माओ। चलो, हो गया। पीएल का जो फॉर्मेट है हम लोग एकदम सजा के लिख दिए तुमको। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पता है क्या होता है फाइनल अकाउंट्स में ना। अच्छा, इधर टोटल भी कर देना है। टोटल कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, टोटल कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए, ये और एक डैश, मतलब 3 डैश होगा। सबसे पहले तो ये नीचे और एक और डैश दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे का अकाउंट्स में टोटल होता है, समझ गए कि नहीं। अकाउंट्स में टोटल ऐसे वैसे मत लिख देना, मतलब मैथमेटिक्स वाला काट देगा, सीधा तीन डैश वाला टोटल मारना, 3 डैश वाला। कैलसी का यूज करना सीखो। अच्छा, इसके बाद ना एडजस्टमेंट जो होता है ना, एडजस्टमेंट क्या होता है मैं आपको आज थोड़ा सा एज दे देता हूं। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में कुछ बताता हूं। फाइनल अकाउंट्स में देखिएगा ना, इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस बना होगा, यहां पे नॉर्मली हर कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और नीचे में एक एडजस्टमेंट बोल के बहुत सारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे किया रहेगा, बहुत सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया रहेगा, सम में, सम का बात बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये जो ट्रायल बैलेंस में जितना सारा चीज लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसको एक बार लिखना है। कितने बार लिखना है, सिर्फ उसको एक बार एंट्री करना है, एक बार एंट्री करना है। मतलब ट्रायल बैलेंस का जितना भी चीज है, यहां पे देखिए, ये ट्रायल बैलेंस में सजा के आप लोगों को सम दे दिया जाएगा। सम कैसे करके देगा मैं आपको बताता हूं, वापस से सुनिए। एक एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब क्या होता है मैं सब समझाऊंगा। सबसे पहले तो सम आपको ये ट्रायल बैलेंस में देगा, और ये ट्रायल बैलेंस को क्या करना है आप लोगों को, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स है, जितने भी आइटम्स, सबको सिर्फ एक ही बार एंट्री करना है फाइनल अकाउंट्स में, वो जहां जहां बैठता होगा फॉर्मेट के हिसाब से। जैसे पीएल का फॉर्मेट लगाए तो पीएल का आइटम रहेगा तो पीएल में ही बैठेगा, ट्रेडिंग का आइटम रहेगा तो ट्रेडिंग में ही बैठेगा। तो इसका एंट्री सिर्फ एक बार होगा, इसका एंट्री सिर्फ एक बार होगा। लेकिन एडजस्टमेंट जितना दिया रहेगा, एडजस्टमेंट मान लो 4 5
ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट है इसका कितना साइड इफेक्ट रहेगा, इसका 2 इफेक्ट रहेगा। मतलब कि 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार आप ट्रेडिंग में एंट्री कर दिए, एक बार आपको बैलेंस शीट में एंट्री करना पड़ेगा। जैसा रूल रहेगा मैं आपको सब एडजस्टमेंट एंट्री सिखाऊंगा, कराऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग यहां पे नॉर्मली करिएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का बात समझ लिए, एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट देना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स है उसको सिर्फ एक ही बार इफेक्ट देना है, एक ही बार लिखना है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है ना उसको ना 2 इफेक्ट देना है, तभी बैलेंस शीट जो रहेगा ना वो मैच करता है। तभी क्या होता है, बैलेंस शीट मैच करता है। अब भैया एक बार आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा दीजिए, अगले क्लास में आप फिर सिखा देना कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग को दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लो, देख लो एक बार अच्छे से। बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक रहेगा एसेट साइड, एक रहेगा लाइबिलिटी साइड। सिंपल सा बात है, और तो कुछ है नहीं बड़ा सा चीज इसमें, ठीक है। आज तो एकदम फॉर्मेट चीज हो गया एकदम। यहां पे देखिए, सबसे पहला लिखिए असेट, सबसे पहले लिखिए लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद लिखिए असेट। इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ता है। लाइबिलिटीज का एक साइड रहता है, असेट का एक साइड रहता है। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज लिखेंगे, असेट्स में असेट्स लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि बड़ा बड़ा जो असेट है उसको सबसे पहले लिखने का। सबसे पहले क्या आता है पता है, लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आता है। इसके बाद अगर इसका डिप्रीसिएशन है तो डिप्रीसिएशन को हम लोग लेस करते हैं इससे ही, और इसको बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी, ओके। इसके बाद क्या आता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जिसका जिसका भी डिप्रीशिएशन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। डिप्रीशिएशन जिसका भी रहेगा उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। आप लोगों को सब एडजस्टमेंट एंट्रीज हम एक एक करके बताएंगे, और आप इसको एल एंड बी नहीं लिखेंगे, आप इसको लैंड एंड बिल्डिंग ही लिखेंगे। फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे मोटर व्हीकल। मतलब जो एसेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जो एसेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, सबसे पहले आप लोग उसको लिखेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग सबसे बड़ा एसेट हमारा होता है तो वही लिखेंगे सबसे पहले। प्लांट एंड मशीनरी उससे छोटा एसेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर उससे छोटा एसेट, मोटर व्हीकल उससे छोटा एसेट। इसके बाद यहां पे देखिए बीआर। बीआर मतलब क्या हो गया सर, बिल्स रिसीवेबल। आप फुल फॉर्म लिखिए। बीआर मतलब क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। फुल फॉर्म लिखिए, फॉर्मेट में एकदम फुल फॉर्म आना चाहिए। तो बीआर लिखेंगे। इसके बाद यहां पे डेटर्स लिखेंगे, ठीक है। तो डेटर्स भी आप लोगों को लिखना है, और डेटर्स का अगर कुछ बैड डेट रहेगा उसका ट्रीटमेंट सब अगला क्लास में बताया जाएगा एकदम अच्छे तरह से, सुंदर तरीके से, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मोटा मोटा यही रहता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट असेट साइड का, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का क्या रहता है भैया, देखिए कैपिटल रहता है लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स रहेगा आप लोगों का। अच्छा, कैपिटल के साथ नॉर्मली क्या करना पड़ेगा ना, कैपिटल के साथ मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। तो नेट लॉस को क्या करना पड़ेगा भैया, ऑफ कोर्स माइनस करना पड़ेगा। नेट लॉस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ड्राइंग्स को ना हम लोग माइनस करते हैं, जो भी ड्राइंग्स रहेगा उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसके साथ, ठीक है। आप लोग को ये पक्का से समझ में आ गया, बिल्कुल। ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नेट लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसके साथ, कैपिटल के साथ। ये कैपिटल के साथ सब कुछ करते हैं। कैपिटल का यहां पे होगा, ओके, और इसको सीधा बाहर निकाल देंगे। इसके बाद क्या होगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यहां पे रहेगा, और जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहेगी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब समझा दे रहे हैं, जो लायबिलिटी हम लोग ने अभी तक नहीं दिया। जैसे कि किसी का सैलरी मैंने 1 साल तक नहीं दिया, उसको हम लोग बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो नॉर्मली ये रहेगी फॉर्मेट। फॉर्मेट तो रहेगी, आप लोगों को सब पता है,
तो ये बैलेंस शीट हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी ना बैलेंस शीट बाबू, तुम्हारा बैलेंस शीट में गलती है। सिंपल सा बात है। ये एक मोटा मोटी फॉर्मेट है, और भी कुछ कुछ ऐड होती है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा ये फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट है। कुछ कुछ ऐड होता है, वो आपको समय के साथ साथ मैं बता दूंगा, सम्स के साथ साथ मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही पढ़ के आना है, इतना ही रिवाइज करके आना। रिवाइज करके नहीं आओगे, जब भी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हमारा नेक्स्ट क्लास लाइक मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकता कल परसों में होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम आपका क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से डन कराएंगे और सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इतना चीज मैं तुमको ऊपर कर देता हूं स्लाइड्स को, तुम लोग बस स्क्रीनशॉट कर लो और लिखते रहो इसको आप लोग ने लिख लिया होगा। अब पीएल का फॉर्मेट को एक बार आप पूरा पूरी लिख दीजिए। आप लोगों का पीएल का फॉर्मेट से वाकिफ था शायद से, ये है पीएल का फॉर्मेट। अच्छा एक बात और सुन के जाओ, जो भी सुन के नहीं जाएंगे उसका नुकसान होगा। ऊपर में हमेशा ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, कुछ जो भी ईयर रहेगा इस तरह से नॉर्मली लिखना है ऊपर में, ठीक है। ऊपर में इस तरह से क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भैया क्या लिखना है ऊपर में, आप ये सब तो बता ही नहीं, बता देते हैं। तो यहां पे लिखना है नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से लिखना है नॉर्मली, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पहला लाइन में लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा लाइन में लिखना फॉर द ईयर एंडेड। समझ में आ गया तुमको, आ गया होगा। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में वही ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को मेंटेन करना है सारे के सारे फॉर्मेट। आप आशा करता हूं कि आप लोग सब लिख लिए होंगे, फिर भी आप लोग को यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं। पॉज करते रहिए, लिखते रहिए, पॉज करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। आज की क्लास हमारा एकदम फुल फ्लेज्ड गया और बहुत ही अच्छा से गया। इसी तरह से क्लास जाना चाहिए। और जो लोग भी मुझे टीचर्स डे का विश भेजे हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू।